बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, दूरदर्शन किसान में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेश मनचंदा और आप देख रहे हैं अपना कमोडिटी एक्सपर्ट। हर हफ्ते की तरह इस बार भी आपके लिए खास है। जी हां, इस बार हम कमोडिटी पर कम बात करेंगे, लेकिन आपकी कमोडिटी पर ज्यादा बात होगी और बात होगी कि आपकी जेब में मुनाफा कैसे ज्यादा आ सकता है। वेयर हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर का भरपूर प्रयोग करते हुए किसान अपनी फसल का ज्यादा दाम कैसे ले सकता है। साथ ही यह भी जानने की हमारी कोशिश होगी कि अब जब फसल आएगी या कोई सी भी फसल का जब सीजन आ जाता है, कटाई हो जाती है, तो क्या अब किसान आश्वस्त है कि उसको तुरंत माल नहीं बेचना पड़ेगा और उसको होल्ड कर सकता है। तो ऐसे कौन से विकल्प किसान के पास हैं, कारोबारियों के पास हैं कि ज्यादा से ज्यादा मुनाफा अपनी फसल से कमाया जा सके। इस पर पूरी चर्चा में बातचीत करने के लिए गो ग्रीन से संतोष कुमार साहू जी हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। आपका स्वागत है संतोष जी अपना कमोडिटी एक्सपर्ट में। थैंक यू मनचंदा जी। मेरा पहला सवाल आपसे, कृषि प्रधान देश हैं, लेकिन विडंबना यह है कि 30% एग्रीकल्चर प्रोड्यूस देश का वो वेस्ट हो जाता है। जी जी। 30% एक बड़ा नंबर है। केवल हम 70% का ही पैसा ले पाते हैं और 30% गल जाता है, सड़ जाता है। जैसी फसल कटती है, कटने के तुरंत बाद उस बेचारे को अपनी फसल जो है मंडी में ले जाकर के बेचनी पड़ती है। जिस समय पर वो बेचता है तो उसकी शिकायत होती है, मुझे भाव अच्छा नहीं मिला। और जैसे वो बेच करके खाली हो जाता है, किसान के पास माल नहीं रहता, उसके बाद ट्रेडर्स उसके ऊपर मुनाफा काटते हैं और प्राइजेस जो हैं वो आसमान छूते हैं। सही बात। इस गैप को कम करने का क्या फॉर्मूला है? देखिए, भारतवर्ष में 50 साल से आपके एपीएमसी एक्ट चल रही है जी। और हमारे जो वेयरहाउसिंग इंडस्ट्री में जो सीडब्ल्यूसी, एफसीआई जो स्टार्टिंग में आए थे, जो बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, कोशिश कर रहे हैं कि साइंटिफिक वेयरहाउसिंग के थ्रू ये डेवलप करें एक चेन। वेयरहाउसिंग तो आप जानते ही हैं, इंडिया में आज कितने भी वेयरहाउसिंग बना है, अभी भी आधा भी नहीं बना है कैपेसिटी जो चाहिए। 300 मिलियन मेट्रिक टन का हमारा मतलब खाद्यान्न उत्पादन होता है, लेकिन हमारे पास अभी कुल मिला के सब मिला के 114-115 मिलियन मेट्रिक टन का ही वेयरहाउस है। तो आधा भी नहीं है। आप सोच सकते हैं, जो एक सर्वे अभी एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में आया था कि 2027 तक हमको एटलीस्ट 223 मिलियन मेट्रिक टन का वेयरहाउस बनाना पड़ेगा। तो आप समझ सकते हैं कि ये बनने से कितना भंडारण हो सकता है। और जो आपकी कोशिश थी, आपकी जो प्रश्न थी कि इसमें जैसे मटेरियल रखेंगे तो खाली रखना नहीं है, ये तो लॉसेस तो कम होगी, लेकिन इसमें आपको जो पैसे की जरूरत है, जो फसल आप क्यों बेचते हैं, जैसे काट के, कि आपको इमीडिएटली आपके फर्टिलाइजर दुकान में पैसा देना है, आपके पढ़ाई के लिए, घर की फैमिली के खर्चे के लिए आपको पैसे चाहिए, तो वो प्लेज लोन के माध्यम से आपको 60-70% उसके वैल्यू का आपको लोन मिल सकता है। अगर आप वेयरहाउस के अंदर जो आपकी माल जो कम रेट में जो आज आपको बेच देना है, उसको आप वहां रख सकते हैं और डेली आपको वहां प्राइस मिलती है, डेली आपको प्राइस इंफॉर्मेशन मिलती है। तो जिससे क्या होगा कि आपको जिस दिन लगा कि मुझे आज बेचना है, मुझे पैसे की जरूरत है, इमीडिएटली आप बेच सकते हैं। उसमें क्या है कि पूरे देश भर के जितने बायर हैं सब वो नेटवर्क में हैं। आज बड़े बड़े एमएनसी से लेके, प्रोसेसर से लेके, इंपोर्टर से लेके, एक्सपोर्टर, सारे लोग उसमें जुड़े हुए हैं। तो आपको 20-25% मिनिमम मुनाफा आप कर सकते हैं, जबकि आप बेच देते हैं। आपने कहा 20-25% आप मुनाफा ले सकते हैं, इसमें गेन कर सकते हैं। अब दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत ये आती है
क्योंकि देश के अंदर में बहुत सारे ऐसे किसान हैं और मैक्सिमम मैं कहूँगा 70% ऐसे किसान हैं जिनका लैंड बैंक जो है वो बड़ा छोटा है। अब जब वो 2 एकड़ और 3 एकड़ की जो लैंड है उसके ऊपर जो क्रॉप का साइज निकल करके आया वो बड़ा छोटा है। जी। अब यहाँ पर ये आती है कि एक तरफ तो उसके पास में ऑलरेडी डेट्स हैं, अब एक डेट को उतारने के लिए वो दूसरा डेट लेगा। दूसरी बात यहाँ पर अब उसके पास में अपॉर्चुनिटी जरूर है जी। एक गेन करने की एक अपॉर्चुनिटी है कि भाई दाम बढ़ सकते हैं, तो दाम बढ़ेंगे तो उसके डेट्स भी क्लियर हो जाएंगे और उसका प्रॉफिट भी आ जाएगा। जी, जी, जी। लेकिन वेयर हाउस के अंदर में जो उसका माल रखा है कितने समय में वो आएगा, पैसा उसके पास में, एक चीज बायर उसको उस साल मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा, 2 चीज। तीसरी किसान की जो मेजर प्रॉब्लम रहती है कि उसने वेयर हाउस के अंदर और तो माल रख दिया, रखने के बाद में किस समय पर उसको लिक्विडेट करना है जी। ये ज्ञान उसको कैसे प्राप्त होगा? देखिए, पहला आपका जो प्रश्न है 2 पार्ट है। हाँ। एक तो फार्मर कैसे रखेगा, क्यों रखेगा, क्योंकि उसके रिस्क वो नहीं ले सकता, क्योंकि वो कभी भी इंडिया में, भारतवर्ष में आप देखिएगा एक्सचेंज, कमोडिटी एक्सचेंज भी बना था इसीलिए, हेज करने के लिए, और प्लेज फाइनेंसिंग भी जो स्टार्ट हुआ था डिस्ट्रेस सेल को कम करने के लिए। बट आज ओवरऑल वेयर हाउसिंग इंडस्ट्री में देखेंगे तो फार्मर का पार्टिसिपेशन 5 से 10% है, उससे ज़्यादा नहीं है। तो फार्मर कैसे आएगा? 5% भी आप बड़ा नंबर बोल रहे बड़ा नंबर में बोल रहा हूँ, बट 5 से 10% है जो आज डेटा है। हो सकता है कुछ अड़तिया अपने को फार्मर बोल के वो रखते होंगे और वो फार्मर में गिन लिया बैंक ने, वो अलग बात है, बट 5 से 10% की वो है। अब हमारा जो प्रयास है वो 25% तक कैसे लेके जाना है नेक्स्ट 5 साल में। तो इसमें क्या है, इंडस्ट्री आप देखेंगे पूरे जो फाइनेंसिंग हो रही है एग्री में, जो मैं कोलेटरल मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ, जो प्लेज फाइनेंसिंग की बात करूँ, सारे बैंक मिला के दुनिया भर के इंडिया के 50,000 करोड़ ही कर पा रहे हैं। अच्छा। जबकि पोटेंशियल जो फिक्की ने निकाला था, पोटेंशियल 2 लाख करोड़ की उसकी पोटेंशियल है, इतने लोन जा सकता है फार्मर के वहाँ पे। अच्छा। तो अब ये होगा कैसे? फाइनेंस तो है, बैंक तो बना रही है, आरबीआई तो सोच रही है, सब कोई, हम भी अच्छा सोच रहे हैं, होगा कैसे? होगा जो प्रधानमंत्री जी ने डिक्लेयर किया है कि एफपीओज जो मॉडल डिक्लेयर किया है उसी से होगा। आज पहले फेज में उन्होंने 10,000 एफपीओ बनाने की सोचे हैं, जिसमें एसएफएससी, नाफेड, सारे लोगों को, एनसीडीसी, सबको उन्होंने नोडल एजेंसी बनाया है। हम लोगों के जैसे ऑर्गेनाइजेशन जो बिजनेस को समझती है उनको सीबीबीओ बनाया है, क्लस्टर बेस्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की। उनको हम इनिशियल 3 से 5 साल तक उनको बिजनेस सिखाएं, कमोडिटी की रखरखाव कैसे होती है, उसका प्रोसेसिंग कैसे होती है, वेयर हाउसिंग कैसे होती है, और इनके मिनिमम जो फार्मर है 300 फार्मर का उनको समूह बनाना पड़ता है। तो एक आदमी रिस्क नहीं ले सकता, बट 300 आदमी मिलेंगे तो कुछ ना कुछ तो रिस्क ले लेंगे। फार्मर के लिए काफ़ी सारे चीज़ें सोच रहे हैं, और ये जो एफपीओ अगर हो गया तो इनकी बार्गेनिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। और दूसरा क्या है कि एफपीओज एक कंपनी है, जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, लिमिटेड कंपनी होती है, एक एफपीओज एक कंपनी है, उसमें एक सीईओ होता है, उसमें एक एग्रोनॉमिस्ट होता है, उसमें एक अकाउंटेंट, एक फाइनेंस का बंदा होता है, उसमें 10 से 12 बीओडी मेंबर्स होते हैं, जिसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, एवरी मंथ उनकी एजीएम होती है। पूरी कंपनी जैसा वो फार्मर, आज अमूल का स्टोरी आपने देखा होगा, इसी तरह से अमूल ही ग्रो किया था। तो आज क्यों नहीं दूसरे कमोडिटीज में छोटे छोटे एफपीओज अमूल जैसा मॉडल बना सकें, उनकी प्रोड्यूस को एग्रीगेट करें, वेयर हाउस में लेके आए, बैंक का लोन लेके वो भी कुछ कमाएं, एफपीओज भी कुछ कमाएं कंपनी के हिसाब से, और उसकी प्रॉफिट, जैसे आज मिल्क में आप देखेंगे 70-80% ऑफ जो प्रॉफिट आता है वो फार्मर को रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ये बात, ये देखिए, ये स्टोरी वैसे तो बहुत अच्छी लगती है, और इस स्टोरी के ऊपर पे पिछले 10-12 साल से बड़ा अच्छा काम भी हो रहा है जी। लेकिन ये स्टोरी धरातल के ऊपर पे कितनी फ्रूटफुल है, और साथ ही जो इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंजेस हैं जी। तीसरा जो यहाँ पर फाइनेंसिंग जो एक चैलेंज है, किसान का ट्रस्ट कैसे बिल्ड हो, और छोटे फार्मर्स को की प्रॉब्लम्स जो हैं वो कैसे टेक केयर हों, फसल अपने हाथ में रख करके भी वो कैसे बाजार से पैसा ले सकता है, इस पर हम खास चर्चा करेंगे। और साथ ही ये भी चर्चा करेंगे कि उससे मुनाफा किसान का कैसे बढ़ सकता है। Come on boys, let's go practice. अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया है। भाई तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा तो रहा है। आरबीआई के लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में 3rd अंपायर, वैसे ही आरबीआई का ओम्बुड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आप आरबीआई के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। ये आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। चर्चा जारी है कि किसान के साथ में सबसे बड़ी विडंबना जो रहती है वो यही रहती है कि अब फसल आ गई है, मुझे ये दाम अच्छे नहीं लग रहे, अब मैंने इसको वेयर हाउस के अंदर में लगा दिया है, जब मुझे अच्छे लगेंगे दाम तभी मैं इसको फसल को बेचूंगा। लेकिन अब अगली फसल को लगाने के लिए भी तो उसको पैसा चाहिए, उसको सीड चाहिए, उसको फर्टिलाइज़र चाहिए, उसको ट्रैक्टर खेत के अंदर में चलाना है तो उसके लिए डीजल चाहिए, उसके घर में शादी है, ब्याह है, उसके बच्चे की पढ़ाई है, उसकी फीसेस भी देनी है। देखिए, इसके लिए मैं आपको एक मॉडल बताता हूँ जो हम लोग कर रहे हैं, जो प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट हमने बिहार में किया है जी। इसको हम गो ग्रीन माइक्रो वेयर हाउस बोल के एक प्रोजेक्ट का नाम दिया है। ठीक तो है। इसमें हम क्या करते हैं, जैसे आपके गांव में 6 किलोमीटर की रेडियस हम लेते हैं, हाँ। तो गांव के अंदर एक छोटा सा वेयर हाउस बनवाते हैं जो 500 टन की होती है। मतलब 500 टन आप पकड़ेंगे तो 2500-3000 स्क्वायर फीट की गोडाउन होती है। अच्छा। तो उसमें क्या करते हैं, 2 मॉडल पे काम करते हैं। इधर एक एफपीओ को बोलते हैं कि आपके पास अगर ज़मीन है, कोई बीओडी मेंबर या आपके पास, तो आप छोटा सा वेयर हाउस बनाइए, हम बैंकों से बात करके आपको नाबार्ड के स्कीम प्लस एआईएफ के स्कीम के थ्रू आपको सब्सिडी दिलवा देंगे और वेयर हाउस कंस्ट्रक्शन करवा देंगे, प्लस आपका बैक टू बैक हम उसको ले लेंगे। तो आपका जो लोन का जो ईएमआई भरना है उसकी जिम्मेदारी भी हमारी है। अच्छा। और आप वेयर हाउस बनाइए और मेरे उस वेयर हाउस के अंदर 3 पार्ट होते हैं। एक ऑपरेशन का पार्ट होता है, एक एक्सटेंशन ऑफिसर होता है और एक सिक्योरिटी एंड सीसीटीवी वाला जो हम मॉनिटर करते हैं और प्राइस इंफॉर्मेशन देते हैं। तो मेरा जो एक्सटेंशन ऑफिसर होता है डेली शाम को एक गाँव में जाता है, 20-25 फार्मर से मिलता है, उनकी खेत के जो भी कंडीशन है उसके बारे में समझता है, उनकी हार्वेस्टिंग कब होने वाला है समझता है, कि जब वेयर हाउस से लेने से पहले क्या क्या एक्टिविटीज़ प्लानिंग करना है उसके बारे में समझता है, लॉजिस्टिक्स के बारे में समझता है, फिर वो माल को एग्रीगेट करके लेके आता है अपने वेयर हाउस के अंदर। और वहाँ पे इमीडिएटली वहाँ पे वेइंग स्केल छोटा वाला हमने इंस्टॉल करके रखा हुआ है, वेइंग होता है, वहीं पे उसको रसीद मिल जाता है और इमीडिएटली ले लीजिए। इसमें 2 टाइप के फंडिंग होती है। एक तो फार्मर कभी कभी बैंक से लोन मिल जाता है, कभी कभी फार्मर बोलता है मुझे बैंकिंग में नहीं जाना है, बैंक का लोन नहीं लेना है, तो हम 2-3 जो ट्रेड फाइनेंसर जिसको आज के टर्मिनोलॉजी पे बोलते हैं, जिनको कि जो पहले पक्का अड़तिया हुआ करते थे उनको माल की ज़रूरत होती है, प्रोसेसर होते हैं लोकल उनको माल की ज़रूरत होती है, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स होते हैं उनको माल की ज़रूरत होते हैं, तो वो डायरेक्टली हमारे साथ एसोसिएटेड रहते हैं। एक पार्टी को हम अलाउ नहीं करते, मल्टीपल पार्टीज रहते हैं ताकि फार्मर को अच्छा प्राइस मिले, अच्छा रेट मिले। तो उसमें इमीडिएटली वो बैंक से लोन करना है तो प्लेज फाइनेंसिंग इमीडिएटली हो जाता है। बैंक में हम रसीद बनाते हैं, क्वालिटी क्वांटिटी की जांच करते हैं और उसकी रसीद बना के 12 घंटे के अंदर उनके अकाउंट में पैसा चला जाता है 70-80%। अच्छा। अगर ले लीजिए कि उनके पास ये कैपेबिलिटी नहीं है, प्लेज फाइनेंसिंग लोन की फैसिलिटी नहीं है, तो जो हमारा जो एसोसिएटेड जो पार्टनर है, जो फाइनेंसर है, उसके थ्रू उसको लोन इमीडिएटली मिल जाती है। सबसे बढ़िया बात क्या है कि हम वहाँ पे एक टीवी लगाते हैं, डेली उसको हर एक मंडी का प्राइस दिखता है, हर जितने बायर है हमारे मतलब जो गो ग्रीन के जो 2-3 हज़ार बायर है जो हमारे बल्क वेयर हाउसिंग में 20-25 लाख टन हम स्टोरेज करते हैं महीने में, वो सारे बायर्स का प्राइस वहाँ पे उनको मिलता है। अब ले लीजिए, आज मुझे पैसे की ज़रूरत है, आज मैंने तो माल रख दिया, 10 दिन के बाद मुझे पैसे की ज़रूरत है, तो मैं चाहूँगा तो उसमें से 1 टन 2 टन 100 किलो 500 किलो 1000 किलो उसमें मैं बेच सकता हूँ। ऐसा नहीं कि एक साथ ही बेचना है। दूसरा क्वेश्चन आपकी था, अगर प्राइस बढ़ गई तो ज़्यादा लोन मिलेगा क्या? हाँ मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। गोल्ड में जैसे होता है, आप गोल्ड में जैसे बुलाते हैं कमोडिटी, वो भी एक कमोडिटी है और ये भी एक कमोडिटी है। तो उसमें पुराने रसीद को रिवैलिडेट हो जाएगा, फिर से थोड़ा क्वालिटी जांच करेंगे, कोई नहीं बिगड़ा होगा तो उसकी वैल्यू जो बढ़ जाएगी उसके हिसाब से उसको लोन मिल जाएगी। और ये पूरा जो है इतना फ्लेक्सिबल सिस्टम है। कितने फीसद तक का इंटरेस्ट लगता है? देखिए, इंटरेस्ट जो इसमें 2 टाइप का है। गवर्नमेंट ने एक बहुत बढ़िया स्कीम बनाया है, अगर वेरी स्मॉल फार्मर है तो 12 लाख रुपए तक उनको 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे गवर्नमेंट दे रही है। अच्छा। अगर ले लीजिए थोड़ा बड़े फार्मर है, लार्ज फार्मर है या फिर कोई ट्रेडर है, तो वो 9-10% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट रहती है। 2.5 एकड़ से नीचे के फार्मर को स्मॉल एंड मीडियम फार्मर हम बोलते हैं। ठीक है। अब ये जो पैसा मिलेगा 12 लाख रुपया, ये माल के अगेंस्ट में मिलेगा या किसान को तो वैसे भी सरकार की तरफ से 4% का मेरा ख्याल प्रोविज़न है खेती के लिए, वो 4% के ऊपर पे उनको लोन मिलता ही है। तो ये जो 7% के ऊपर पे लोन है, क्या उसके प्रोड्यूस के ऊपर पे लोन है जो वेयर हाउस के अंदर रखा है, रिसिप्ट के अगेंस्ट में मिलेगा, या ये लोन कुछ अलग है? देखिए, ये लोन रिसिप्ट के ऊपर मिलेगा। अच्छा। उसमें कोई भी कोलेट्रल की ज़रूरत नहीं है।
आज क्या होता है, बैंक को डर लगता है कि मैं अगर बैंकिंग की तरफ से सोचूं तो कोलेट्रल तो इसका ये माल हो माल ही कोलेट्रल हो गया, तो इसमें कोई प्रॉपर्टी गिरवी रखने की ज़रूरत नहीं है या कोई कोलेट्रल देने की ज़रूरत नहीं है। इसमें सीधा माल के वैल्यूएशन के हिसाब से 70% उनको लोन मिल जाती है। जो मनी लेंडर से जो 3% ब्याज पे जो महीने में लोन लेते हैं उससे बाहर निकले और माइक्रो वेयर हाउस की तरफ जाएं, तो इसमें एक ट्रस्ट भी बिल्ड हो रहा है। बायर कौन है, आपके माल लगा तो वहाँ पे कोई चीटिंग करके चला नहीं जाएगा। कोई अनसिक्योर्ड लोन नहीं है कि यहाँ पे बोरोवर भी चिंता करेगा, मतलब जो या लेंडर भी चिंता करेगा। माल वहाँ पड़ा है, हम लोग उसकी साइंटिफिक वेयर हाउसिंग कर रहे हैं। आज ये ग्रैंड बैंक की तरह कर रहे हैं। आज अगर 100 टन माल लगा है तो वहां से 100 टन उसी क्वालिटी उसी प्रकार से निकलेगा जिस प्रकार से आया था। लेकिन जो किसान हॉर्टिकल्चर में लगे हुए हैं, पेरिशेबल आइटम्स हैं, उनके लिए क्या है कोल्ड स्टोरेज और फिर उसके बाद में ट्रांसपोर्टेशन, ये जो इसके बीच के अंदर में जो सिंकिंग है, ये एक बड़ा चैलेंज है। हमारे किसानों को, हमारे देश के किसानों को क्या फैसिलिटीज अवेलेबल? देखिए WDRA के आप साइट में जाएंगे तो इसमें मैक्सिमम हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स भी कवर होते हैं, ठीक है। लेकिन पेरिसेबल्स कमोडिटी आप ड्राई वेयर हाउस में स्टोर नहीं कर सकते। उसको उसके लिए नेगेटिव टेम्परेचर चाहिए, 0 डिग्री टेम्परेचर चाहिए, 5 डिग्री 10 डिग्री टेम्परेचर चाहिए, तो आपको कोल्ड स्टोरेज के अंदर जाना पड़ेगा। अब कोल्ड स्टोरेज क्या है कि कोल्ड स्टोरेज एक हाई इन्वेस्टमेंट वेयर हाउस है, ठीक है। तो अभी गवर्नमेंट ने उनको, जैसे आपकी प्राइम मिनिस्टर किसान संपदा योजना के बारे में आपने सुना होगा, उसके चलते उसी के थ्रू उनको काफी इंसेंटिव्स मिल रहे हैं। अब नॉर्थ ईस्ट में अगर आप कोल्ड स्टोरेज बनाएंगे तो आपको 50% तक सब्सिडी है। अच्छा। अभी जम्मू कश्मीर में अगर आप जम्मू में बनाएंगे कोल्ड स्टोरेज तो 50% तक सब्सिडी है। तो ये सारे इंसेंटिव्स दे रहे हैं ताकि गवर्नमेंट को भी पता है कि जितना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा उतना। अब अगर एक छोटा सा अगर एनालिसिस करें पूरे वर्ल्ड का, तो इंडिया में आज जो वेयर हाउसिंग और कोल्ड स्टोरेज ये सारे मिला के अगर देखेंगे पर कैपिटा तो 2.4 स्क्वायर फीट है। जबकि आप देखेंगे चाइना जो हमारे जैसा पॉपुलेशन वहाँ पे भी है और हमसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। लेकिन अब किसान तो आपका नॉर्थ ईस्ट में नहीं जाएगा या आपका किसान जम्मू में जा करके नहीं करेगा। अब जो किसान आपका मध्य प्रदेश का है, जो किसान आपका राजस्थान, उनके लिए 35% का सब्सिडी है। अच्छा, उनके लिए 35% की सब्सिडी है। अच्छा, वो अगर अपने खेत के आसपास में अगर क्लस्टर जोन के अंदर में उसको वेयर हाउस को डेवलप करते हैं। अब मेरा दूसरा सवाल आपसे है, एफपीओज के साथ में किस तरीके का टाइप हो सकता है और उनको किस तरीके के चैलेंजेस आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले चलेंगे एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक की तरफ। फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। चूंकि चर्चा इस बार किसानों की आमदनी कैसे बढ़ सकती है, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चूंकि किसानों को अक्सर ये प्रॉब्लम रहती थी कि फंड कहाँ से लिए जाएं, इसीलिए सरकार ने एफपीओ बनाए, एफपीओ की तरफ तवज्जो दी। क्या ये फैसिलिटी फंड रेजिंग की एफपीओ को है? क्या एक्स्ट्रा कोई रिबेट एफपीओ को है? यहाँ पर तो किसान को 12% आप बता रहे हो कि 12 लाख रुपए तक का जो लोन है वो 7% तक मिलेगा। एफपीओ को कितना लोन मिल सकता है और कितने प्रतिशत तक मिल सकता है? देखिए, एफपीओ एक ग्रुप ऑफ फार्मर ही होते हैं, तो आप इंडिविजुअली आप देखेंगे एफपीओ और फार्मर में कोई फर्क नहीं है। एफपीओ इसीलिए बनाया जा रहा है ताकि वो एक रिस्क ले सकें। एक कंपनी, जब आप देखेंगे कोई कंपनी, लेकिन क्या यहाँ पर नंबर ऑफ फार्मर्स को मल्टीप्लाई किया जाएगा 12 लाख से या कैसे? उसको नहीं, एफपीओ को कितना इसमें कमोडिटी के अगेंस्ट में लोन मिलेगा। इसमें आपको कमोडिटी जो आप लाएंगे, इसमें तो क्या है, ब्लैंक आपको कोलेट्रल कमोडिटी रहेगी। तो अगर आपने कितना एग्रीगेशन कर पाएंगे, फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ, अगर ले लीजिए कोई एक बड़ा प्रोसेसर का नाम लेते हैं, कोई भी गेहूं का कोई प्रोसेसर है, उनको आटा बनाना है। अब आके वो एफपीओ को मिला कि मुझे अगले साल आपके सारे फार्मर का खेत तो मैंने देख लिया, मुझे वहाँ पे 2500 टन का मुझे गेहूं चाहिए। अब 2500 टन मतलब गेहूं का रेट है 25 रुपया, पकड़ लीजिए आप 25,000 रुपये टन का पकड़ लीजिए, तो उतने वैल्यू का प्लानिंग होता है। तो ये लोग एक क्रॉप कैलेंडर बनाते हैं, भाई कौन से टाइम में हार्वेस्टिंग होगी, कौन से टाइम में हम थ्रेसिंग करेंगे, और थ्रेसिंग करके उसको बैगिंग करके उसको कौन से वेयर हाउस में लाएंगे, नियरेस्ट वेयर हाउस, और उसको अगर WDRA कराना है तो पूरा अप्रूवल प्रोसेस में करके 1 महीने पहले से तैयारी करके रखा जाता है। फिर वो लेके आते हैं,
लेके आने के बाद उनको लोन मिलेगा। तो अगर ऐसा नहीं है कि एक फार्मर को 50 लाख या 75 लाख का सैंक्शन हो गया तो वो पूरा का पूरा यूज करेगा, उसको प्रोड्यूस उस साल जितना लेके आएगा गोडाउन में उतना ही उसको पैसा मिलेगा। उसको भी 70% मिलेगा। 70%, 80%, 75% बैंक टू बैंक डिफर करता है, कमोडिटी टू कमोडिटी डिफर करता है। एक फार्मर का वॉल्यूम और 300 फार्मर का वॉल्यूम कहीं ना कहीं बड़ा होगा, तो उसमें वो नेगोशिएबिलिटी रहती है। आजकल वो एफपीओज फर्टिलाइजर का लाइसेंस ले रहे हैं, पेस्टिसाइड का लाइसेंस ले रहे हैं, कंपनी से डायरेक्ट खरीद रहे हैं, अपने फार्मर को सीड दे रहे हैं, फर्टिलाइजर दे रहे हैं, पेस्टिसाइड दे रहे हैं, तो कल को जो माल आया उसके ये सब वो सेटअप कर लेते हैं, तो फार्मर को भी उधारी में मिल जाती है इनपुट, कल पैसा मिले ना मिले। तो ये सिस्टम जो बन रही है ये कहीं ना कहीं 10,000 एफपीओ में से अगर 5,000 एफपीओ भी 5,000 माइक्रो वेयरहाउस बना के चला के, जैसे आज देखेंगे जो आप क्वालिटी कैसे चेक होती है, क्योंकि अब किसान तो हर एक प्रोडक्ट की नंबर ऑफ वैरायटीज जी। अब नंबर ऑफ वैरायटी हल्दी की अगर मैं बात करूं तो उसमें 25 तरह की आपकी हल्दी है। अगर आप अनियन की बात कर लें तो उसमें भी वैरायटीज हैं, तो उसको किस तरीके से मेजर यहाँ पे हमारा एक्सपर्टाइज काम में आता है। हम जो NABL लैब जो बनाते हैं, आज एगमार्क के जो गाइडलाइंस ऑल इंडिया में ऑलमोस्ट सारे कमोडिटीज के उन्होंने गाइडलाइन बना लिया है, एगमार्क ने पूरे स्टैंडर्डाइज कर दिया है। और ये स्टैंडर्डाइजेशन से क्या फार्मर को भी पता चलता है कि मैं कौन सी माल प्रोड्यूस करूं, कैसे मैं थ्रेसिंग करूं, कैसे प्री प्रोसेसिंग करूं, तो मेरा माल जो है पास होगा। तो उस हिसाब से जैसे आज मॉइस्चर की बात करें, मक्का का अगर 13% मॉइस्चर से आपका माल अगर वेयरहाउस में आता है तो उसका शॉर्टेज बहुत कम आएगा। अगर आप 17% गीला माल बिना हार्वेस्ट करके, बिना सुखाए, ड्राई करके आप माल ले आएंगे तो आपके उसमें सीधा 17% से 9%, 10% हो जाएगा जब माल निकलेगा, तो आपके लॉसेस बढ़ जाएंगे। तो ये सारे चीज़ों को देखते हुए सभी कमोडिटी की स्टैंडर्डाइज्ड है, और हमारा वहाँ पे सैम्पलर रहते हैं, एनालिस्ट रहते हैं जो सैम्पलिंग करते हैं, जो एगमार्क के गाइडलाइंस, FSSAI के गाइडलाइन के हिसाब से, सेफ्टी मेजर्स के हिसाब से उसकी सैम्पलिंग होती है, बाकायदा टेस्टिंग होती है, फिर वैल्यूएशन होती है, फिर रसीद में वो वैल्यूएशन को डालते हैं, फिर बैंक उसकी 70-80% लोन देती है। तो ये पूरा जो गाइडेंस पूरी चेन के अंदर में चैलेंज कहाँ पर आपको आ रहे हैं? चैलेंज देखिए, इसमें बहुत सारे चैलेंज है, क्योंकि आज क्या है, मैंने जैसे पहले ही भी बोला कि बैंक फार्मर के पास जाने के लिए नहीं चाह रहा है। तो उसको लगता है कि यहाँ पे डिफॉल्ट हो जाएगा तो मैं पॉलिटिकली फंस जाऊंगा, क्योंकि फार्मर एजिटेशन आप जानते हैं इंडिया में कभी भी हो सकता है, बैंक का पैसा डूब सकता है, NPA हो सकता है, डिफॉल्ट हो सकता है, तो वो एक डर है। दूसरा क्या है कि आपको एक फार्मर के पास आज कोई जैसे सिविल स्कोर नहीं है फार्मर का, लोन देना है तो आज एक फार्मर को जाके डॉक्यूमेंट करना, कोई बैंक ऑफिसर जाता नहीं। मैं एक ट्रैक्टर लोन दे दूंगा चलेगा, लेकिन मैं फार्मर के पास नहीं जाने वाला हूँ। ये दूसरी प्रॉब्लम है। तीसरी प्रॉब्लम है, कोई मार्केट वैल्यू का एश्योरेंस नहीं है, गारंटी नहीं है कि भाई आज ये 10 रुपए का माल है तो ये 20 रुपए में बिकेगा, ऐसा कोई गारंटी बैंकर को नहीं मिलता है, तो वो लोग नहीं जाते हैं। चौथा चीज है कि आपको इतना सारा डॉक्यूमेंटेशन करना है, इसको डाटा को मैनेज करना है, ये बहुत इजी टास्क नहीं है, तो उनको भी अच्छा है। हालांकि ये टॉपिक बहुत बड़ा है और इस पे अभी मुझे लगता है कि 2-3 शोज की और एक सीरीज बन सकती है, क्योंकि समय की कमी है और समय यहाँ पे पूरा हो रहा है, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। और निश्चित तौर के ऊपर पे जितनी भी हमने डिस्कशन आज की है, अगर वो उसकी फसल तैयार है तो मंडी में ले जाने के बजाय अगर वो वेयर हाउस के अंदर में रखता है तो उसको और ज़्यादा फायदा हो सकता है। और हमारे जैसे बहुत सारे प्राइवेट और गवर्नमेंट एजेंसीज हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं, उनको कुछ समझने की जरूरत नहीं, एक बार हमको मिले, हमारे प्रतिनिधि को मिले, बिल्कुल उनको पूरा गाइड करेंगे। संतोष जी, आप स्टूडियो में और आपने तमाम जानकारी, थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब वक्त हो गया है हमेशा की तरह आज सवाल लेने का, और आज का जो सवाल है निश्चित तौर के ऊपर पे अगर आपने ये प्रोग्राम ध्यान से सुना होगा तो बड़ा आसान सा सवाल है। 12 लाख रुपए तक का लोन पर किसान को कितने फीसद ब्याज देना पड़ता है कमोडिटी के अगेंस्ट में? ऑप्शन है ए 7%, बी 9%, सी 12%, डी 5%। आप इस सवाल का जवाब शुक्रवार रात 9 बजे से शनिवार रात 9 बजे यानी कि 24 घंटे में आप हमें भेज सकते हैं अपना कमोडिटी एक्सपर्ट @gmail.com पर। और अब वक्त है आपकी स्क्रीन के ऊपर पे उन विजेताओं का नाम घोषित करने की जिन्होंने पिछले एपिसोड का जो सवाल था उसका सही जवाब हमें भेजा है। सवाल था पिछले एपिसोड के अंदर में आपकी स्क्रीन के ऊपर पे, भारत में मिर्च को पहली बार लाने का श्रेय किसको जाता है? ऑप्शन थी ए
आर्यों को, ऑप्शन थी बी मुगलों को, सी पुर्तगालियों को और डी अंग्रेजों को। तो सही जवाब पुर्तगालियों को। और सही जवाब देने वाले जो विनर्स हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही, लेकिन आप कहीं मत जाइए, क्योंकि दूरदर्शन किसान पर ना सिर्फ ये बताया जाता है कि इस समय पर किस फसल का क्या भाव है, बल्कि ये भी बताया जाता है कि किसान ज्यादा मुनाफा कैसे अर्जित कर सकता है। हमें दीजिए इजाजत, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान।